गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए अभी इस वीडियो में बात करते हैं हम स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, एंड सेकेंड वन इज व्हाट वर द रिफॉर्मेशंस एंड गुड थिंग्स डन बाय नेपोलियन, and the third one, what was the reaction of European people on this French Revolutionary War। तो 3 पॉइंट आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। ये जो नेशनलिज्म ओरिजिनेट तो हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ठीक है, बट ये पूरे यूरोप में फैला कैसे, पूरे यूरोप तक पहुंचा कैसे? सो ध्यान देने वाली बात ये है कि भैया सोचो, जहाँ पे जो चीज़ बनेगा, जहाँ पे जो चीज़ पैदा होगा, जहाँ पे जो चीज़ ओरिजिन होगा, वहीं से तो स्प्रेड आउट होगा ना। तो नेशनलिज्म भी स्प्रेड आउट हुआ फ्रांस से। कैसे? रिमेंबर, फ्रांस में रेवोल्यूशन आ गया, वहाँ पे मोनार्की हटा के उन्होंने रिपब्लिक लगा दिया, ठीक है। तब उन्होंने सोचा कि भैया हम ही क्यों रेवोल्यूशन हो, हमारे पास ही ये रेवोल्यूशन क्यों होना चाहिए? ये जो रेवोल्यूशन है ये तो हर जगह होना चाहिए, ठीक है। तो पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की उन्होंने। तो रेवोल्यूशनरी वॉर से स्टार्ट हो गया। मीन्स फ्रांस क्या करता था, अपने कमांडर्स, अपने सोल्जर्स भेजता था अदर कंट्रीज़, और अदर प्लेसेस में वो लोग वहाँ के मोनार्की से लड़ते थे और उसके वहाँ के किंग को हरा कर वहाँ पे रिपब्लिक इस्टेब्लिश कर देते थे। मीन्स पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की फ्रांस ने, ठीक है जी। और इस चक्कर में क्या स्टार्ट हो गया, रेवोल्यूशनरी वॉर्स स्टार्ट हो गए। और इन्हीं रेवोल्यूशनरी वॉर्स के साथ ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म और सेंस ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड आउट इन ऑल ओवर द यूरोप। इसी कहना चाहिए रेवोल्यूशनरी वॉर के साथ नेशनलिज्म का जो सेंस था अलग अलग कंट्रीज़ में यूरोप के पहुंचते गया, ठीक है। शुरू में क्या हुआ, फ्रेंच आर्मी वॉज वेलकम्ड एज हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी इन प्लेसेस लाइक हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, इन जगहों पर फ्रेंच आर्मी को क्या माना जाता था, हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। लोग सोचते थे कि ये जो फ्रांस है ये हमें आज़ादी दिलाएगा, हमको आज़ादी दिलाएगा। किससे? इस मोनार्की सिस्टम से हमको बचाएगा, हमको लिबर्टी देगा, हमको इक्वालिटी मिलेगी, ठीक है, समझ रहे हो तुम। तो फ्रेंच आर्मी वॉज वेलकम एज हार्बिंगर। हार्बिंगर मीन्स फर्स्ट वेलकमर, मीन्स लिबर्टी लाने वाला, लिबर्टी को वेलकम करने वाला। हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी इन प्लेसेस लाइक हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली। यहाँ पे बड़ा इंस्पायर किया किसने, बड़ा ही इंस्पायर किया किसने, फ्रेंच आर्मी ने, फ्रांस के लोगों ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया यूरोपियन कंट्रीज़ को, ठीक है। और इन्हीं रेवोल्यूशनरी वॉर के थ्रू नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ यूरोप में स्प्रेड हुआ। उनको हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी मानते थे और फ्रांस को देखकर कॉपी किया उन्होंने। और यूरोप के अदर कंट्रीज़, अदर प्लेसेस में भी जैकोबिन क्लब्स इस्टेब्लिश हो गए। जैकोबिन क्लब इस्टेब्लिश हो गए। जैसे फ्रांस में जैकोबिन क्लब्स थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के ड्यूरिंग, उसी के जैसे जैकोबिन क्लब्स भी इस्टेब्लिश किए गए। कहाँ पे? यूरोप के अदर पार्ट्स में, ठीक। अब आते हैं नेपोलियन पर। रेवोल्यूशनरी वॉर्स का सबसे बड़ा हीरो, सबसे फेमस, सबसे कहना चाहिए ब्राइटेस्ट, स्मार्टेस्ट, ब्रेवेस्ट, स्किल्ड and great fighter was नेपोलियन बोनापार्ट। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज नेशनल हीरो। फ्रांस में उसको नेशनल हीरो मानते थे क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ में उसने विक्ट्री हासिल किया था, जीत चुका था बहुत सारे यूरोपियन पार्ट्स को, और वहाँ पे वो रेवोल्यूशनरी वॉर का हीरो था, एक चमकता हुआ फेस था, ठीक है। देखो, कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वही हाल था यहाँ पे। उसने क्या किया? इफ़ यू रिमेंबर फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 9, देन 1795 to 99 क्या था? डायरेक्टरी हटाकर नेपोलियन बोनापार्ट क्या बना?
द फर्स्ट कॉन्सुलेट 1799 टू 1804। बट 1804 में उसने क्या किया, अपने आप को फ्रांस का राजा डिक्लेयर कर दिया। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द किंग ऑफ फ्रांस। और उसी ईयर उसने क्या किया, एक सिविल कोड लिखा जिसको हम नेपोलियनिक कोड बोलते हैं। और ये सिविल कोड और ये नेपोलियनिक कोड है क्या, दिस इज़ द सेट ऑफ रूल्स, कह सकते हो नेपोलियन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, रूल्स एंड रेगुलेशंस उसने बनाए थे। और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस किस में थे, बेस्ड ऑन रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स। रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स क्या थे, 3 मोटो थे ना रेवोल्यूशन के, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन्हीं तीनों रूल पे बेस्ड उसने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसको हम नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड कहते हैं। और उसने क्या किया पता है, जहाँ भी जिस एरिया को भी वो विन ओवर करता था, जिस एरिया को भी वो जीतते जाता था, वहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कर देता था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लगा देता था वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी बट रिफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड मेड इट रैशनल एंड एफिशिएंट। देखो, एक तरफ देख सकते हैं कि उसने 1804 में अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया, तो उसने क्या ख़त्म कर दिया, डेमोक्रेसी। उसने डेमोक्रेसी ख़त्म कर दिया, बट इसका एक फ़ायदा भी रहा। एक तरह उसने घाटा क्या किया कि डेमोक्रेसी ख़त्म कर दिया, लेकिन एक साइड उसका फ़ायदा भी क्या था, ही रिफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड मेड इट रैशनल एंड एफिशिएंट। ज़्यादा लॉजिकल, ज़्यादा फ़ायदेमंद, ज़्यादा यूजफुल बनाया रूल्स को। ऐसा नहीं कि किंग कुछ भी बोल दे वो रूल हो जाएगा, ऐसा नहीं भाई, कुछ भी बोलोगे थोड़ी रूल होता है। ऐसे रूल्स बनाए जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है, जो ज़्यादा लॉजिकल हो, फैक्ट बेस्ड हो, ठीक है, ऐसे रूल्स बनाए उसने। गवर्नमेंट के सिस्टम को पूरा चेंज कर दिया, पूरा इम्प्रूव कर दिया, ये उसका फ़ायदा था। ठीक है, और उसने क्या किया, वही बोला मैंने, सिविल कोड लिखा, नेपोलियनिक कोड, और इस कोड को फ्रांस में पहले अप्लाई किया। उसके बाद जहाँ जहाँ विन ओवर करता गया, जहाँ जहाँ पे जिस टेरिटरी में वो जीतते जाता था यूरोप के, वहाँ उसको अप्लाई करते जाता था। ठीक है, और उसने क्या क्या अच्छे काम किए देखो, ही अबोलिश्ड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। मीन्स पहले एंशियंट रेजिम सिस्टम में 1789 के पहले क्या होता था, कुछ एस्टेट्स को स्पेशल राइट्स मिलते थे। 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थे ये, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड योर मिडिल क्लास कॉमनर्स। तो ऊपर के 2 स्टेट क्लर्जी और नोबिलिटी को टैक्स देना नहीं पड़ता था, बहुत सारे स्पेशल बेनिफिट मिलते थे उनको। इन सारे बेनिफिट को उसने ख़त्म कर दिया, जड़ से ख़त्म, पूरा ख़त्म। दूसरा था इक्वालिटी बिफोर लॉ। वो कहता था कि कानून के सामने सब बराबर है। कानून के सामने क्या राजा क्या प्रजा, क्या किंग क्या कॉमनर, बिफोर लॉ एवरीवन वाज इक्वल। और आगे का पॉइंट है राइट टू प्रॉपर्टी। मीन्स वहाँ के जो सिटीज़न हैं, फ्रांस के जो लोग हैं, वो अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं का मतलब क्या है, इफ़ यू रिमेंबर फ्रेंच रेवोल्यूशन, बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या होता था, लोगों के पास मीन्स कोई प्रॉपर्टी नहीं हुआ करता था, सब चीज़ रेंट पे लेते थे, सारी चीज़ें रेंट सिस्टम पे चलती थी। इफ़ यू रिमेंबर फ्यूडलिज्म में क्या होता था, पूरे फ्रांस का जो वेल्थ है वो किसका होता था, किंग का होता था भाई। पूरे फ्रांस का वेल्थ किसका, किंग का। फिर वो किराए पे देता था नोबल्स को, नोबल किराए पे देते थे लैंडलॉर्ड्स को, लैंडलॉर्ड्स किराए पे देते थे पिसेंट्स को, फार्मर्स को, और फार्मर फिर मजदूरों और छोटे किसानों को किराए पे देकर या काम करवा के टैक्स पे करते थे। तो कह सकते हो सारा जो वेल्थ है, सारा जो लैंड प्रॉपर्टी है, वो किसका होता था भाई, वो किंग का ही होता था, किसी और का नहीं। और उस पर किराया देना पड़ता था बाकी लोगों को, ठीक। लेकिन नेपोलियन कहता है कि अब तुम पर्सनल प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी अब हो सकता है। मीन्स लोग अपना पर्सनल प्रॉपर्टी रख सकते हैं, चाहे किंग हो चाहे कोई गवर्नमेंट हो, इसको ज़बरदस्ती छीन नहीं सकता। बस एक ही कंडीशन में गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को ले सकती है तुमसे, अगर वो प्रॉपर्टी या वो चीज़ पब्लिक सर्विस में यूज हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, कोई हाईवे बन रहा है, कोई रोड बन रहा है और तुम्हारा खेत उस बीच में आता है, तो तुमको उस खेत को देना पड़ेगा, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस के लिए किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती लेंगे तुमसे, बाकायदा उसका पैसा देंगे, ठीक है, पैसा देना पड़ेगा तुमको, फ्री में वो गवर्नमेंट भी ले नहीं सकती। ये था तुम्हारा
राइट टू प्रॉपर्टी। अबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम एंड सर्फडम, उसने फ्यूडल सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया। बंधुआ मजदूरी, जो दास प्रथा थी ना, फ्यूडल सिस्टम को था दास प्रथा, वही है ना दास प्रथा, गुलामी वाला, एक स्टेप के बाद एक, किंग, नोबल्स, लैंडलॉर्ड्स, पीसेंट्स, फार्मर्स, देन योर लेबर्स। तो ऐसे जो हायरार्की चलता था, एक के बाद एक दूसरे का गुलामी करते थे कि नहीं। कॉमन लोग, जो छोटे छोटे किसान हैं या जो लेबर कास्ट क्लास के थे, वो सब लोग क्या थे, स्लेव्स थे, गुलाम थे। तो उसको ख़त्म कर दिया उसने। सर्फडम वही उसी को बोला जाता है, सर्फडम मीन्स बंधुआ मजदूरी, ख़त्म कर दिया उसने। रिमूव्ड गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था। रिमूव्ड गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस, ये गिल्ड क्या होता है पहले समझ लो। गिल्ड मीन्स ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्यापारियों का अपना संगठन, ऐसा होता है। जैसे तुम अगर दिल्ली में हो तो दिल्ली के सारे ट्रेडर्स का एक ग्रुप होगा और वो लोग डिसाइड करेंगे कि दिल्ली में एक सामान को कितने रुपए में बेचना है। दे डिसाइड दिस, ठीक है, कितना टैक्स लगता है, कितना में बेचेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें वो लोग डिसीजन लेते हैं, अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं लोग। तो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हटा दिया, बोलता है कि यू कैन मेक ऑर्गेनाइजेशंस एंड यू कैन मेक योर रूल्स, ठीक है। फ्री ट्रेड कर दिया उसने, ट्रेडर्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया उसने। बिजनेस को उसने एनकरेज किया, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स को उसने एनकरेज किया, बोला कि रेस्ट्रिक्शंस नहीं है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशंस पे, तुम अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। उसने इम्प्रूव किया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को, ताकि बिजनेस अच्छे से हो सके। यूनिफॉर्म वेट्स मेजरमेंट एंड कॉमन करेंसी, उसने इसमें भी इम्प्रूवमेंट लाई, ठीक है। यूनिफॉर्म वेट्स मेजरमेंट एंड कॉमन करेंसी, उसने बोला स्टैंडर्डाइज कर दिया। स्टैंडर्डाइज कर दिया मीन्स एक चीज़ फिक्स कर दिया, मीन्स 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, कितने सेंटीमीटर होंगे, उसने फिक्स कर दिया भाई साहब। मेजरमेंट हो, चाहे वेट हो, चाहे करेंसी हो, करेंसी को भी लिमिटेड कर दिया। ऐसा नहीं कि हर एरिया में, हर रीजन में अलग अलग करेंसी चलता था, फ्रांस में हो चाहे यूरोप में हो। तो उसने इसमें यूनिटी लाई, उसने इसको यूनिफाइड कर दिया, ठीक है, कॉमन कर दिया। करेंसी को भी नेशनल करेंसी बना दिया, मीन्स पूरे फ्रांस में एक करेंसी चलेगा। फिर इससे इजी हो गया। मैं अभी इस पे डिटेल में डिस्कशन लास्ट वीडियो में कर चुका हूँ, कैसे अलग अलग रीजन में अलग अलग करेंसी होने से हमको तकलीफ हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे अच्छे काम उसने किए, किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन बोनापार्टे। यस, और कह सकते हो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेपोलियन, व्हाट वर द गुड थिंग्स दैट ही डिड फॉर द पीपल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन इस लाइन को बनाकर भी दे सकता है, दो नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी बट रिफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड मेड इट रैशनल एंड एफिशिएंट, एक्सप्लेन दिस, कमेंट दिस। तो ये इसको लिखोगे तुम, रोड नेपोलियन कोड, उसने एबोलिश कर दिया प्रिविलेजेस, इक्वालिटी, एबोलिश फ्यूडल सिस्टम, रिमूव्ड गिल्ड, ये सारी पॉइंट्स इसमें तुम डाल के लिखोगे, ठीक है। ये तुमको याद रहना चाहिए जी। अब देखते हैं कि ये जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स हो रहे थे पूरे ऑल ओवर यूरोप में, इस पे लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, उन्होंने कैसे रिस्पॉन्स दिया। मीन्स उनको क्या लगा। नेपोलियन को तो लगता था मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है जी, हम सबको लगता है। हमारी नज़र से हम कभी बुरे हो सकते हैं क्या? ना 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 ना, हम अपने नज़र से कभी बुरे होते नहीं, हम तो बेस्ट ही होते हैं। तो नेपोलियन भी अपनी नज़र में बेस्ट था। लेकिन लोग रेवोल्यूशनरी वॉर्स के बारे में क्या सोचते थे? यूरोप के लोग, रेवोल्यूशनरी वॉर्स हो रहा था पूरे यूरोप में, तो वो लोग क्या सोचते थे फ्रेंच आर्मी के बारे में, या फिर कह सकते हो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स के बारे में वो क्या सोचते थे, ठीक है। चलो देखते हैं कि वहाँ के लोकल लोगों का क्या रिएक्शन था। रिएक्शंस ऑफ लोकल्स, वहाँ के यूरोप के लोकल लोग थे, जैसे इटली के, बेल्जियम के,
स्विट्ज़रलैंड के जो लोग थे उनका रिस्पॉन्स कैसा था, रिएक्शंस कैसा था? उनका रिएक्शन क्या था? मिक्स्ड था, मिक्स्ड था। ठीक है, शुरू में बड़ा मज़ा आया। क्या था? हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी बोला था ना मैं, हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी बोलते थे। ठीक है, बट क्या हुआ? बट अनलाइक administrative system, the political system was not improved. ठीक है, और क्या क्या हो रहा था वहाँ पे? नो यूनिवर्सल सफरेज, इंक्रीज्ड टैक्सेशन, टैक्स। आगे इंक्रीज्ड टैक्सेशंस, 1 पॉइंट छूट रहा है, क्या है वो देख लेते हैं बुक में। यस, सेंसरशिप। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन इसका मतलब होता है फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन फ्रेंच आर्मी। चलो देखते हैं रिएक्शन कैसा था लोगों का। रिएक्शन था, मिक्स था। यूरोपियन पीपल का रिएक्शन इस पे मिक्स था। शुरू में क्या लगा? हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी बोला था ना, बोलते थे नेपोलियन को हीरो मानते थे, बोला कि पूरी यूरोप को आज़ादी दिलाएगा, मोनार्की सिस्टम पूरा ख़त्म कर देगा, हमारा मसीहा मानते थे उसको, बहुत बड़ा हीरो मानते थे। किसको? नेपोलियन को। लेकिन शुरू में बड़ा मज़ा आया। वो गोला खाने जैसे बर्फ़ का गोला देता है कि नहीं, शुरू में वो फ्लेवर डाल के देता है, शुरू में चुस्की खाते हो तो मस्त क्या लगता है, टेस्टी लगता है, बाद में फ्लेवर ख़त्म तो फिर बस बर्फ़ और पानी बचता है। उसी टाइप का हुआ। शुरू में सबको लगा कि हमारा भाग्य बदलने वाला है, ज़बरदस्त मज़ा आएगा, सारा फ्यूडल सिस्टम, मोनार्की सब हट जाएगा और हमको आज़ादी दिलाएगा। ठीक है, लेकिन सेकेंड पॉइंट देखो, बट अनलाइक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में तो इम्प्रूवमेंट आया, देख लो, रिफॉर्म कर दिया, इम्प्रूव कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, ये सारे रूल्स लगाकर। बट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इम्प्रूव हुआ, उसके जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सका। मीन्स इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं सका पॉलिटिकल सिस्टम में। क्या प्रॉब्लम था? नो यूनिवर्सल सफरेज, कोई वोट देने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया था। अरे नेपोलियन वॉज द किंग, जब इलेक्शन ही नहीं हो रहा था, चुनाव ही नहीं हो रहा था, तो किस चीज़ का वोट? यहाँ पे लिखा है कि नहीं, डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ख़त्म कर दिया था उसने, तो लोगों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं मिला। मीन्स कह सकते हो पूरा पावर किसके हाथ में था? पूरा पावर किसके हाथ में था? नेपोलियन के हाथ में था, पूरा का पूरा पावर। लोगों के पास कोई पावर नहीं था। एक ही पावर तो रहता है लोगों के पास, वो वोट देने का, गवर्नमेंट चुनने का, वो भी नहीं रहा, ख़त्म कर दिया उसने। इंक्रीज टैक्स, टैक्स बढ़ाना पड़ा नेपोलियन को भी। क्यों? रेवोल्यूशनरी वॉर में बहुत खर्चा हो रहा था, अलग अलग पार्ट्स में वो अटैक करता था, वॉर चल रहा था, तो उसमें खर्चा होगा कि नहीं, तो इंक्रीज टैक्स, टैक्स और बढ़ाना पड़ा। गवर्नमेंट चलाने के लिए टैक्स बढ़ाना पड़ता, टैक्स लगाना पड़ता है। तुम चाहे नेपोलियन हो चाहे कोई भी हो, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से। तो टैक्स लगाना पड़ा उसको, और टैक्स बढ़ाना भी पड़ा क्योंकि वॉर चल रहा था। सेंसरशिप मीन्स नेपोलियन के खिलाफ तुम कुछ नहीं कह सकते बाबा, पकड़ के ले जाएगा और उड़ा देगा तुमको। ठीक है, मीन्स न उसके खिलाफ कुछ बोल सकते हो, ना कुछ कह सकते हो, ना ही पेपर में छाप सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ना
कहीं भी कुछ नहीं कर सकते, उसके खिलाफ तुम बोल नहीं सकते, सेंसरशिप था। आगे देखो, कंस्क्रिप्शन, एक वर्ड यूज है कॉन्स्क्रिप्शन, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन फ्रेंच आर्मी। देखो, अदर पार्ट्स को यूरोप के जीतने के लिए उसको आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी, और सारा आर्मी वो फ्रांस से लेकर तो नहीं जाएगा। तो जिस एरिया में जीतता था वहाँ से ज़बरदस्ती लोगों को अपने आर्मी में भर्ती कर लेता था, क्योंकि आगे और जीतने जाना है, आगे और जीतने जाना है कि नहीं। तो ज़बरदस्ती यंग लोगों को क्या करता था, फ्रेंच आर्मी में वो लोग ज़बरदस्ती भर्ती करते थे, क्योंकि सोल्जर तो चाहिए ना, वॉर के लिए सोल्जर चाहिए, लड़ने के लिए सोल्जर चाहिए। ठीक है जी। सो ये था रिएक्शन ऑफ लोकल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन और बन सकता है, चाहे नेपोलियन हो चाहे कोई किंग हो, ठीक है, लोगों को फ़ायदा हुआ क्या? आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वेदर इट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर और नेपोलियन बोनापार्टे। ठीक है जी। कॉमन पीपल्स कंडीशन वॉज नॉट इम्प्रूव्ड। आम आदमी को क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, बोलो? आम आदमी, गरीब आदमी को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। गरीब आदमी को क्या फ़ायदा हुआ जी, बताओ? टैक्स देना पड़ रहा है, न वोट दे सकते हो तुम, ज़बरदस्ती तुमको आर्मी में भर्ती कर लेंगे। क्या मतलब का? मीन्स तुमको यहाँ से आज़ादी दिलाया, वो क्या क्या एबोलिश कर दिया, किसको? फ्यूडलिज्म को एबोलिश कर दिया, हटा दिया, लेकिन वो खुद तो लेके जा रहा है तुमको ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में मरने के लिए। तो आम आदमी को कभी भी फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ आम आदमी को। अच्छे काम किए नेपोलियन ने, बट आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं। और क्वेश्चन आ सकता है कि देखो, ये नेपोलियन की पॉजिटिव साइड है और ये नेपोलियन का नेगेटिव साइड है। वो नेपोलियन का पॉजिटिव साइड, ये नेपोलियन का नेगेटिव साइड। सी दिस प्रॉपरली, ठीक है? वो पॉजिटिव, ये नेगेटिव। नेगेटिव पॉइंट्स बहुत कम है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट है नेगेटिव, और 4 क्या 8 से 8 9 इधर क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। बट होता क्या है, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। ठीक है जी। तो इतने अच्छे काम किए और इतने बुरे काम किए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो नेगेटिव पॉइंट था, पॉजिटिव पॉइंट को ढक दिया, पूरा ख़त्म कर दिया। मीन्स इतने अच्छे काम किए लेकिन इतना सारा प्रॉब्लम था, तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स आउटवे द पॉजिटिव पॉइंट्स। मीन्स थोड़े से नेगेटिव पॉइंट सारे पॉजिटिविटी ख़त्म कर दी। बाद में लोगों ने डिसलाइक किया, अच्छा नहीं बोला नेपोलियन को। शुरू में बहुत अच्छा बोलते थे, जब ये सारे काम चल रहे थे, जब वो सब स्टार्ट हुआ उधर वाला, तो फिर बोले यार ये तो बकवास है, एक शैतान से छूटे तो दूसरा शैतान वेट कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स थे। तुम लिखोगे व्हाट वर द नेगेटिव पॉइंट्स, पूछ सकता है व्हाट वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नेपोलियन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर, तो ये तुम लिखोगे। पॉजिटिव पॉइंट ये है, नेगेटिव पॉइंट ये है। ठीक है, चलो अभी की वीडियो में इतना ही, देखते हैं आगे क्या करना है।